हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपके एग्जाम में लगभग 10 दिन रह गए हैं और अब तक हमने 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आज हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है। अब तक जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनमें हमने अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है और आगे भी हम अच्छा ही कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मिल मिल्पा स्थानांतरणशील कृषि किस देश में होती है। मिल्पा स्थानांतरणशील कृषि किस देश में होती है। ए वियतनाम और लाओस, बी मैक्सिको और मध्य अमेरिका, सी जावा और मलेशिया, डी ब्राजील। ए वियतनाम और लाओस, बी मैक्सिको और मध्य अमेरिका, सी जावा और मलेशिया, डी ब्राजील। इसका जो सही आंसर है बी मैक्सिको और मध्य अमेरिका। वियतनाम और लाओस की बात करें तो यहाँ होती है रे कृषि स्थानांतरण। जावा और मलेशिया यहाँ पर होती है लेदांग कृषि। ब्राजील और यहाँ पर होती है रोका। अगर इस खेती की हम भारत में बात करें, भारत की स्थानांतरण कृषि, तो ये उत्तर पूर्व में है। इसका नाम झूम। बुंदेलखंड में कहा जाता है ऐसे, बुंदेलखंड में कहा जाता है ऐसे बीवर। छत्तीसगढ़ में से कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में इसका नाम है दीपा। और दक्षिणी भारत की बात करें, दक्षिणी भारत वहां पर इसे कहा जाता है जारा एवं एरका। तो ये भारत के हैं जहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लानोस और पंपास घास भूमि किस देश में स्थित है। लानोस और पंपास घास भूमि किस देश में स्थित है। ए दक्षिण अमेरिका, बी उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। ए दक्षिण अमेरिका, बी उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिणी अफ्रीका। इसका जो सही आंसर है वो है ए दक्षिण अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर होती है प्रेषी घास स्थल। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर है डाउन्स घास स्थल। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यह है वेल्स प्रदेश। अगर न्यूजीलैंड की बात करें, इसमें एक और क्षेत्र पड़ता ही है न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर है शीतोष्ण घास पाई जाती है, शीतोष्ण घास पर पाई जाती है। ये व्यापारिक पशुपालन के लिए होते हैं, व्यापारिक पशुपालन के लिए होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन का कौन सा उद्योग केंद्र हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन का कौन सा उद्योग केंद्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
ब्रिटेन का कौन सा उद्योग केंद्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए पीटर्सबर्ग, बी लेनिनग्राद, सी मैनचेस्टर, डी टोक्यो व नागासाकी। ए पीटर्सबर्ग, बी लेनिनग्राद, सी मैनचेस्टर, डी टोक्यो व नागासाकी। इसका जो आंसर है वह है सी मैनचेस्टर। ये पड़ता है ब्रिटेन में। पीटर्सबर्ग ये पड़ता है यूएसए में, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। यह है लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात। इसे विश्व की इस्पात राजधानी भी कहा जाता है। विश्व की इस्पात राजधानी, इस्पात राजधानी कहा जाता है, राजधानी कहा जाता है पीटर्सबर्ग को। लेनिनग्राद से पड़ता है रूस में, ये होता है रूस में स्थित है। यहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं वस्त्र, रसायन है, कागज। इन उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। टोक्यो व नागासाकी ये है जापान में। और यहाँ के जो उद्योग है वो है जलपोत, वस्त्र व इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्तम नहर कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्तम नहर कौन सी है? ए कील नहर, बी पनामा नहर, सी स्वेज नहर, डी राइन मेन डेन्यूब नहर। ए कील नहर, बी पनामा नहर, सी स्वेज नहर, डी राइन मेन डेन्यूब नहर। इसका जो सही आंसर वो है ए कील नहर। और यह है पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, बाल्टिक सागर से जोड़ती है, सागर से जोड़ती है। अगर हम पनामा नहर की बात करें तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ते हैं, को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। स्वेज नहर यह विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है, यहाँ पर विश्व के सबसे ज्यादा जहाज यात्राएं करते हैं। कृत्रिम नहर है, जो मानव द्वारा निर्मित है। और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है। राइन मेन डेन्यूब नहर ये है उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है, काला सागर से जोड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है? विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है? ए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, बी अफ्रीका महाद्वीप, सी एशिया महाद्वीप, डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, बी अफ्रीका महाद्वीप, सी एशिया महाद्वीप, डी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड
महाद्वीप। तो उसका जो आंसर है वो है सी, एशिया महाद्वीप। यहाँ विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगर पूरे भूभाग की बात करें तो भूभाग है 29%, और विश्व की जो जनसंख्या है वो है 60%, लगभग 58.6% क्या है विश्व की जनसंख्या है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यह यहाँ का जो भूभाग है वो है 15% भूभाग है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर कुल 5.6% जनसंख्या निवास है। 5.6% जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या इतनी यहाँ निवास करती है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ का जो भूभाग है पृथ्वी का भूभाग वो है 20.2%। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कुल है 16.64%। विश्व की इतनी परसेंट जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ का जो भूभाग है वो है 6.25% भूभाग है। और जनसंख्या कुल 0.54%, यानी कि सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहती है। सबसे ज्यादा है एशिया महाद्वीप पे। भूभाग ओनली 29% है और जनसंख्या है कुल विश्व की 60% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? ए 12वां शिलालेख, बी 8वां शिलालेख, सी प्रथम शिलालेख, डी 13वां शिलालेख। ए 12वां शिलालेख, बी 8वां शिलालेख, सी प्रथम शिलालेख, डी 13वां शिलालेख। इसका जो सही आंसर वो है डी 13वां शिलालेख। यहाँ पर कलिंग विजय का उल्लेख किया गया था। यह है इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था, के 8वें वर्ष हुआ था। 12 शिलालेख की बात करें तो ये धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। बारह शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। सहिष्णुता की बात करता है। 8वां शिलालेख यह धम्म यात्रा की, इसमें जिक्र है धम्म यात्रा की शुरुआत इसका इसमें जिक्र है। प्रथम शिलालेख की बात करें तो इसमें पशु बलि को निषेध बताया गया है। पशु बलि को निषेध बताया है। हमारा अगला प्रश्न है, कुषाण के किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाण के किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? ए कुजुल कडफिसस, बी विम कडफिसस, सी कनिष्ठ प्रथम, डी वासुदेव प्रथम। ए कुजुल कडफिसस, बी विम कडफिसस, सी कनिष्ठ प्रथम, डी वासुदेव प्रथम। इसका जो सही आंसर है बी विम कडफिसस। इसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे, साथ में तांबे के सिक्के भी चलाए थे। कुजल कडफिस यह कुषाण वंश का प्रथम शासक था। कुषाण वंश का प्रथम शासक था। कनिष्क प्रथम यह सबसे महान शासक था।
इसे इसको देवपुत्र की उपाधि मिली थी। देवपुत्र की उपाधि मिली थी। वासुदेव प्रथम यह पहला था जिसका नाम भारतीय देवताओं के ऊपर रखा गया था। भारतीय देवताओं के नाम पर रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा राजाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी श्रीगुप्त प्रथम, बी सी समुद्रगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी श्रीगुप्त ने, सी समुद्रगुप्त ने, डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसका जो सही आंसर है वह है ए चंद्रगुप्त प्रथम। इसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। श्रीगुप्त ये था गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक। इसकी जो उपाधि थी वो थी महाराज की उपाधि। महाराज की उपाधि से दी गई थी। समुद्रगुप्त इसके समय में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था गुप्त वंश का। सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इससे परम भागवत की उपाधि मिली थी। परम भागवत की उपाधि मिली थी। इसके नाम की बात करें तो उसके नाम थे देवपुत्र, देवश्री, देवराज और देवगुप्त। ये इसके नाम थे। देवपुत्र नहीं था। देवश्री, देवराज और देवगुप्त इसके नाम थे। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में वह इकाई क्षेत्र जिससे कर लिया जाता था को क्या कहते थे? मौर्योत्तर काल में वह इकाई क्षेत्र जिससे कर लिया जाता था को क्या कहते थे? ए करेई राजस्व, बी उलंग या संगम राजस्व, सी वरियम या वारी राजस्व, डी कंडेम या पाडू राजस्व। ए करेई राजस्व, बी उलंग या संगम राजस्व, सी वरियम या वारी राजस्व, डी कंडेम या पांडु राजस्व। इसका जो सही आंसर है वह है सी वरियम वारी राजस्व। यह वह इकाई क्षेत्र था जिससे कर लिया जाता था। करेई राजस्व की बात करें तो यह उपज का 1/6 भाग होता है जो कर लिया जाता था। उल्क और संगम की बात करें तो ये सीमा शुल्क था। सीमा शुल्क यानी कि पथकर मतलब होता है रास्ते पर जो जितने भी आने जाने वाले रास्ते के आते थे उनसे शुल्क लिया जाता था। कड़मे या पांडु की बात करें, यह है राजा को किया जाने वाला कर। राजा को अदा किया जाने वाला कर। राजा को अदा किया जाने वाला कर। किया जाने वाला कर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से महाजनपद गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के थे? कौन से महाजनपद गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के थे? ए
मगध और कौशल, बी वज्जी एवमल, सी अवंती, डी कुरु। ए मगध और कौशल, बी वज्जी एवमल, सी अवंती, डी कुरु। इसका जो सही आंसर है वो है बी वज्जी और मल। मगध और कौशल ये सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य थे, सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद थे, शक्तिशाली जनपद थे। वज्जीमल, इनकी बात करें इनकी राजधानी की, तो इनकी राजधानी थी, वज्जी की राजधानी थी वैशाली, और मल की राजधानी थी कुशीनारा, कुशीनारा। अवंती, इसकी दो राजधानियां थी, एक थी उत्तरी उज्जयिनी और एक थी दक्षिणी महिष्यति। पुरी की बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ, ये थी हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? ए राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यों के विधान परिषदों द्वारा, सी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, डी केवल राज्यसभा द्वारा। ए राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, बी राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, सी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, डी केवल राज्यसभा द्वारा। इसका जो सही आंसर वो है ए राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। इनका जो नामांकन है वो राष्ट्रपति करता है, नामांकन वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, द्वारा किए जाते हैं। अगर इनके सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा और समाज सेवा। इनमें इनका विशेष योगदान है, विशेष योगदान हो। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का निर्माण निम्न में से किनके द्वारा किया जाता है? संसद का निर्माण निम्न में से किनके द्वारा किया जाता है? ए राज्यसभा और लोकसभा, बी लोकसभा और राष्ट्रपति, सी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा। ए राज्यसभा और लोकसभा, बी लोकसभा और राष्ट्रपति, सी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा। इसका जो आंसर है वह है सी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के द्वारा संसद का निर्माण किया जाता है। और इसमें राष्ट्रपति किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, सदन का सदस्य नहीं होता। ये अनुच्छेद 59 के अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 59 के अनुसार है। हमारा अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है?
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी कानून मंत्री, डी विधानसभा का अध्यक्ष। ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी कानून मंत्री, डी विधानसभा का अध्यक्ष। इसका जो सही आंसर है वो है डी विधानसभा का अध्यक्ष ये करता है। अनुच्छेद 199 के खंड 3 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष का निश्चय अंतिम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार क्या है? भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार क्या है? ए मूल अधिकार, बी नैतिक अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी विधिक अधिकार। ए मूल अधिकार, बी नैतिक अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी विधिक अधिकार। इसका जो आंसर है डी विधिक अधिकार। यानी भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विविध अधिकार है। ये हुआ था लोक प्रतिनिधि अधिनियम प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के इसमें होता कि धारा 65 में मताधिकार का वर्णन है। लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 में मताधिकार का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है? ए संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, डी मंत्रिमंडल द्वारा। ए संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, डी मंत्रिमंडल। इसका जो आंसर है सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ये है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान है। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? ए नई दिल्ली में, बी भोपाल मध्य प्रदेश में, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, डी गांधीनगर गुजरात में। ए नई दिल्ली भारत में, बी भोपाल मध्य प्रदेश में, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, डी गांधीनगर गुजरात में। इसका जो आंसर है नई दिल्ली में। इसका जो उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने। इसकी जो थीम थी वो थी प्रकाश और कलम जागृत के अवशेष प्रकाश और कलम जागृत के अवशेष। यहाँ पर जो अवशेष थे वो थे पीपर हवा ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश अवशेषों का प्रदर्शन था। जो महात्मा बुद्ध के अवशेष
विपरहमित उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया का प्रदर्शन। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय एआई अनुसंधान संगठन का निर्माण कहाँ किया जाएगा। भारतीय एआई अनुसंधान संगठन का निर्माण कहाँ किया जाएगा। ए बेंगलोर कर्नाटक, बी गांधीनगर गुजरात, सी नई दिल्ली, डी पटना बिहार। ए बेंगलोर कर्नाटक, बी गांधीनगर गुजरात, सी नई दिल्ली, डी पटना बिहार। इसका जो सही आंसर है बी गांधीनगर गुजरात में। ये गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी के नाम से। अगर इसमें सहयोग की बात करें, सहयोग केंद्र सरकार का है, इसमें केंद्र सरकार का है 33.33%। राज्य सरकार का है इसमें, राज्य सरकार का ये भी 33.33%। और पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका भी है 33.33%। इनका सहयोग से ये संगठन किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है। ए बलिया उत्तर प्रदेश, बी भागलपुर बिहार, सी बीकानेर राजस्थान, डी बालोद छत्तीसगढ़। ए बलिया उत्तर प्रदेश, बी भागलपुर बिहार, सी बीकानेर राजस्थान, डी बालोद छत्तीसगढ़। इसका जो आंसर है वो है डी बालोद छत्तीसगढ़। ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। हमारा अगला प्रश्न है 16वां भारत EU शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। 16वां भारत EU शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ए नई दिल्ली में, बी अहमदाबाद में, सी भोपाल में, डी चंडीगढ़ में। ए नई दिल्ली में, बी अहमदाबाद में, सी भोपाल में, डी चंडीगढ़ में। इसका जो सही आंसर है ए नई दिल्ली में। ये है 27 जनवरी 2026 में, 27 जनवरी 2026 को हुआ था। ये एक मुक्त व्यापार समझौता है, मुक्त व्यापार समझौता है, समझौता है। इसमें यूई नेताओं ने कहा है, यूई नेताओं ने सभी समझौतों की जननी कहा है, सभी समझौतों की जननी कहा है, जननी कहा है। हमारा अगला प्रश्न है भारत अमेरिका व्यापार समझौता कब हुआ है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता कब हुआ है। ए 15 नवंबर 2025, बी 25 जनवरी 2025, सी 4 फरवरी 2026, डी 2 फरवरी 2026। 15 नवंबर 2025, 25 जनवरी 2026, 4 फरवरी 2026, 2 फरवरी 2026। इसका जो सही आंसर है वो है डी 2 फरवरी 2026। ट्रंप द्वारा घोषणा की गई है, ट्रंप द्वारा घोषणा की है। क्योंकि जो भारतीय वस्तु पर जो टैरिफ था, जो टैरिफ था भारतीय वस्तुओं पर, उन्हें घटाकर 25% से घटाकर 18% करने की घोषणा की गई है। 18% तक कम करने की घोषणा की है, कम करने की घोषणा की गई है, घोषणा की ट्रंप ने की है कि जितनी भी भारतीय वस्तु है उन पर अमेरिका का जो टैरिफ है वो 25% से घटाकर 18% तक करने की घोषणा की गई है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।